नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक एजुकेशन। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो होगी हमारी वो होगी इमरजेंसी के ऊपर, यानी आपातकाल के ऊपर। तो पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा कि इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा समय हो गया है, क्योंकि इससे पहले जो मेरी वीडियो आई थी तो मैं वेट कर रहा था कि उस पर वीडियो के ऊपर कम से कम 50 व्यू तो आ ही जाए। तो आप लोगों ने 50 व्यू करने में काफ़ी देर लगा दी है, लगभग 11 दिन का समय हो गया था। तो अभी 50 व्यू पूरे हो चुके हैं। तो 50 व्यू पूरे होने के बाद अब मुझे लगा कि मुझे वीडियो बना लेनी चाहिए। तो आज मैं फिर आपके सामने फिर पेश हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ में। और नई वीडियो का जो आज का टॉपिक होगा वो होगा आपातकाल, यानी इमरजेंसी। इमरजेंसीज क्या होती हैं, हमारे संविधान में आपातकाल को किस तरीके से बताया गया है, संविधान के किस भाग में इमरजेंसी से बातें लिखी गई हैं, और कौन कौन से अनुच्छेद यानी आर्टिकल इमरजेंसी के बारे में, आपातकाल के बारे में बताते हैं, और कितनी आपातकालीन शक्तियां या कितने आपातकाल हमारे संविधान में लिखे गए हैं, या कौन इन आपातकाल को लगा सकता है, और किन किन परिस्थितियों में आपातकाल को लगाया जा सकता है, या भारत में अभी तक किस किस प्रकार के आपातकाल लगाए गए हैं, कितनी बार लगाए गए हैं, इनके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और इस टॉपिक को खत्म करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हो सके तो जल्द से जल्द मेरी वीडियो पे कम से कम तो 50 व्यू तो आ ही जाने चाहिए एक दो दिन के अंदर, ताकि मुझे हौसला मिले और मैं नई वीडियो बनाने के लिए मुझे भी अंदर से एनर्जी महसूस हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आपातकाल। तो आपातकाल की बात करें तो आपातकाल में सबसे पहले हमारे संविधान के किस भाग में आपातकाल को रखा गया है, तो हमारे संविधान के भाग 18 में, याद रखिएगा, हमारे संविधान का भाग 18 जो है वो आपातकालीन शक्तियों से संबंधित है। तो भाग 18 आपातकाल से संबंधित है। आपातकाल, इसके बाद में अनुच्छेदों की बात करें तो कौन सा अनुच्छेद आपातकालीन शक्तियों से संबंध रखता है, तो हम अनुच्छेद पर चर्चा करेंगे। एक तो करेंगे अनुच्छेद 352 पर चर्चा करेंगे, उसके बाद अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356 के साथ साथ हम 365 के बारे में भी जानेंगे, और फाइनली हम जानेंगे 360 के बारे में। तो हम ये तीन अनुच्छेद, मेनली तो ये तीन ही हैं, पर जब हम दूसरे को पढ़ते हैं तो हम दूसरे के साथ में ये दूसरा अनुच्छेद भी हम ले लेते हैं, 365। 365 अनुच्छेद क्या है, ये 356 है उसी के साथ रिलेट करता है, उसी के साथ रिलेटेड है। इसके बाद 352 क्या है, 360 क्या है, तीन अनुच्छेद हैं, इसके बारे में जानेंगे। यानी अब हमने जाना कि भाग 18 और अनुच्छेद 352, 56 और 60 में तीन आपातकालीन शक्तियां हैं जो हमारे संविधान में देखने को मिलती हैं। तो ये बात करें, ये आपातकाल जो है, ये शक्तियां जो है, ये हमारे संविधान में क्यों शामिल की गई, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी कि हमारे संविधान में इन आपातकालीन शक्तियों को शामिल कर लिया गया। तो मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार, देखिए हमारा जो संविधान है वो केंद्र और राज्यों के मिल के बना, यानी हमारे संविधान में व्यवस्था की गई है केंद्र और राज्यों की संघीय व्यवस्था की, ठीक है। तो इसमें जो केंद्र सरकार है उसको असामान्य परिस्थिति से निपटने के लिए, कभी भी केंद्र सरकार किसी भी ऐसी स्थिति जो असामान्य है, एकदम से आ गई है, सामान्य नहीं है, इस तरीके की सिचुएशन से निपटने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा तरीका चाहिए था जिससे कि देश में जो सामाजिक व्यवस्था है उसको, या शांति व्यवस्था है उसको बनाए रखा जा सके। इसी चीज को देखते हुए हमारे संविधान में भाग 18 में तीन आपातकालीन शक्तियों को जोड़ा गया। तीन आपातकालीन शक्तियों में अगर बात करें सबसे पहली शक्ति की, तो सबसे पहली शक्ति कौन सी है, तो सबसे पहले शक्ति की बात करेंगे तो आर्टिकल की भी बात करेंगे भाई। तो सबसे पहला आर्टिकल हमारा पड़ेगा 352। आर्टिकल 352 पड़ेगा, तो इसमें सबसे पहले क्या बताया गया, 352 के अंदर बताया गया नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल, याद रखिएगा बच्चों, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, यानी राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 के तहत लगाया जाएगा। तो क्वेश्चन उठता है कि कब लगाया जाएगा, तो राष्ट्रीय आपातकाल अगर देश में युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाए, युद्ध बाहरी देश से, दूसरे देश से उत्पन्न हो जाए, सशस्त्र विद्रोह के कारण, यानी देश की सेना सशस्त्र विद्रोह कर दे,
सेना जो है सरकार का हुक्म मानने से मना कर दे, ठीक है, सशस्त्र विद्रोह के कारण युद्ध, किसी देश से युद्ध हो जाए उसके कारण, या देश में अशांति का माहौल हो जाए, देश में क्या हो जाए, अशांति का माहौल पैदा हो जाए, तो अगर ये स्थिति आती है तो यहाँ पर आर्टिकल 352 लागू होता है, यानी नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है। इसके बाद में आर्टिकल 356 की बात करेंगे हम। किसकी बात करेंगे? आर्टिकल 356 की। तो आर्टिकल 356 में हम जानेंगे क्या बात होती है। तो आर्टिकल 356 बताता है आपका प्रेसिडेंट रूल के बारे में। किसके बारे में बताता है? प्रेसिडेंट रूल के बारे में। प्रेसिडेंट रूल यानी राष्ट्रपति शासन। प्रेसिडेंट रूल यानी राष्ट्रपति शासन। तो क्या होता है राष्ट्रपति शासन? यानी देश में राष्ट्रपति शासन किसके द्वारा लगाया जाता है, कहां लगाया जाता है? यानी देश के अंदर अशांति उत्पन्न हो जाए देश के किसी एक हिस्से में, या फिर केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए कोई भी निर्देश राज्य सरकार मानने से मना कर दे, तो ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है, या राज्य में एक राज्य की जो सरकार है वो गिर जाए, राज्य के अंदर अशांति फैल जाए, किसी एक हिस्से में दंगे भड़क जाएं, तो ऐसी स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार क्या काम करती है? सिफारिश कर सकती है कि किससे सिफारिश करेगी? क्वेश्चन मार्क, अभी बताएंगे आगे किससे सिफारिश करेगी। तो केंद्र सरकार सिफारिश कर सकती है कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, या उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा डैश क्वेश्चन मार्क है उनको सिफारिश करी जा सकती है कि आप यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। इसके बाद में अंतिम जो आप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आर्टिकल 360 को। आर्टिकल 360 क्या बताता है? आर्टिकल 360 बताता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। क्या बताता है? फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या होती है? यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है वित्तीय आपातकाल। क्या होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी? फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है आपकी वित्तीय आपातकाल। तो वित्तीय आपातकाल क्या होता है? वित्तीय आपातकाल यानी वित्त यानी पैसा, यानी देश के अंदर अगर आर्थिक मंदी आ जाए, या देश के अंदर महंगाई इतनी हो जाए कि आम लोगों की जेब खर्च से बाहर बात हो जाए, तो ऐसी स्थिति को देखते हुए केंद्र राज्य में या पूरे देश में, राज्य में या पूरे देश में वित्तीय आपात लागू कर सकता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो डैश वाला था, सर जो आप बोल रहे थे बार बार ये डैश डैश डैश, ये डैश, यानी ये क्वेश्चन मार्क कौन है? कौन लगाएगा देश में आपातकाल? तो मैं आपको बता दूं, इन तीनों के तीनों आपातकालीन शक्तियां जो हैं, तीनों के तीनों जो इमरजेंसी पावर हैं, इनका इस्तेमाल करता कौन है? तो तीनों के तीनों इमरजेंसी लगाने वाले देश में सिर्फ एक ही इंसान है, उनका नाम है राष्ट्रपति। यानी राष्ट्रपति को अगर ऐसा लगता है कि देश, भारत देश का किसी और देश से युद्ध की स्थिति बन रही है, या युद्ध हो चुका है, या फिर देश की सेना विद्रोह करना चाह रही है, या देश में कहीं अशांति का माहौल फैल चुका है, तो वहां पर राष्ट्रपति को ये पावर है कि वो देश में आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। सॉरी, राष्ट्रपति नहीं, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल। तो इसके बाद बात करें 356, तो 356 और 360 भी राष्ट्रपति के द्वारा ही लगाया जाता है। यानी 356 है प्रेसिडेंट रूल, यानी देश के किसी एक हिस्से में अशांति का माहौल पैदा हो चुका है, सरकार गिर चुकी है किसी एक राज्य की, या वहां पर संवैधानिक तंत्र विफल होता हुआ दिख रहा है, तो इस स्थिति में उस राज्य के किसी एक हिस्से में या पूरे राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इसके बात करें वित्तीय आपातकाल की, तो वित्तीय आपातकाल यानी देश में जब मंदी या महंगाई की स्थिति आ जाए और वह भी एक सीमा से परे चले जाए, तो इस स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति, केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हैं। यानी तीनों इमरजेंसी केंद्र सरकार की सिफारिश पर ही लगाई जाएगी और राष्ट्रपति लगाएंगे। पर जब बात आती है राष्ट्रपति शासन की, तो राष्ट्रपति शासन में केंद्र सरकार तो सिफारिश करेगी, परंतु क्वेश्चन फंसेगा यहां, परंतु उस राज्य की राज्य सरकार अगर भंग हो चुकी है, उस राज्य का विधानमंडल जो भंग हो चुका है, तब उस राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति से यानी केंद्र से सिफारिश कर सकता है कि सर आप इस इलाके में यानी इस राज्य में या राज्य के किसी एक हिस्से में आप राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए।
तो उनकी सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। तो अब बात करते हैं सबसे पहले 352 की। डिटेल में समझेंगे, इनको अच्छे से जानेंगे, एक एक चीज के बारे में जानेंगे। देखिए बच्चे क्या है ना, शॉर्ट तरीके से पढ़ लेते हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी 352, 360, 356 पढ़ के छुट्टी करते हैं। इमरजेंसीज यही होती है, पर समझते नहीं है कि क्वेश्चन आजकल यहां से नहीं, थोड़ा इससे एक्सटेंड होके आ रहा है, थोड़ा आगे आ रहा है। हम उसी को समझेंगे, उसी को जानेंगे यहाँ पर इमरजेंसीज के बारे में, और एक एक इमरजेंसी को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं हम। आर्टिकल 352 यानी राष्ट्रीय आपातकाल क्या है, इसमें क्या क्या संशोधन किए गए हैं और कब कब इसमें संशोधन किया गया है, वो जानेंगे। आइए अब देखते हैं आर्टिकल 352 क्या बोलता है। आर्टिकल 352 क्या बोलता है, कैसे बताता है, क्या क्या इसके अंदर है, तो आप लोग जान चुके हैं। आर्टिकल 352 के अंदर नेशनल इमरजेंसी के बारे में बताया गया है। किसके अंदर, किसके बारे में बताया गया है? नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल। नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल क्या क्या होता है? राष्ट्रीय आपातकाल, इसके बारे में अच्छे से समझेंगे। परंतु सबसे पहली बात यह है, मेरा क्वेश्चन, कि आखिर आपातकालीन इमरजेंसी पावर को जोड़ने का उद्देश्य क्या था? तो राष्ट्रीय आपातकाल को जोड़ने का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था देश की संप्रभुता, देश की एकता और देश की अखंडता। देश की संप्रभुता, देश की संप्रभुता, देश की एकता, देश की एकता व देश की अखंडता, देश की संप्रभुता, देश की एकता व देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए, देश की एकता, संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार को कुछ ऐसी शक्तियां चाहिए थी जिससे भारत एक भारत बना रहे, भारत टूटे ना। तो इसी चीज को देखते हुए इमरजेंसी पावर को भारत में या भारतीय संविधान में शामिल किया गया। फिर दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि जो इमरजेंसी पावर हैं ये संविधान में क्यों जोड़ी गई? तो मैं आपको बता दूं, इमरजेंसी जो पावर हैं, अगर इमरजेंसी पावर को समझना है तो सबसे पहले हमें समझना होगा हमारे भारत की संघीय व्यवस्था को। तो हमारे भारतीय संघीय व्यवस्था दो तरीके से काम करती है। एक, जब शांति हो तब भारत यानी केंद्र सरकार संघीय व्यवस्था के रूप में, यानी संघ व्यवस्था जो होती है, यानी यहां पर केंद्र प्लस राज्य दोनों मिलकर काम करेंगे। केंद्र प्लस राज्य दोनों मिलकर काम करेंगे, दोनों अपने अपने स्तर पर कार्य करते रहेंगे। केंद्र पूरे देश में योजनाएं बनाएगा, योजनाओं को लागू करेगा, देश हित में कार्य करेगा, और राज्य सरकार राज्य के लिए योजना बनाएगी, राज्य के नागरिकों के लिए, राज्य हित के लिए कार्य करेगी। परंतु बात आती है जब अशांति हो जाए, यानी कोई आपात की स्थिति पैदा हो जाए, इमरजेंसी आ जाए, तब जो केंद्र सरकार है वो एकात्मक रूप अपना लेगी। एकात्मक, समझ रहे हैं? एकात्मक रूप यानी अब पूरे देश में या देश के किसी एक हिस्से में केंद्र सरकार की ही चलेगी। यानी केंद्र सरकार जो नियम बनाएगी, यानी संसद जो नियम बनाएगी, उस पूरे देश में या देश के किसी एक हिस्से में जहां पर इमरजेंसी लागू है वहां पर सारे नियम संसद के बनाए हुए लागू होंगे। समझ रहे हैं? यानी राज्य विधानमंडल का नियम वहां पर अब नहीं चलेगा। तो ऐसी स्थिति होती है एकात्मक स्थिति। तो जो आर्टिकल दिए गए हैं 352, 356, 360 यानी इमरजेंसी पावर जो है वो हमारी संघीय सरकार यानी केंद्र सरकार को इमरजेंसी के टाइम पर एकात्मक की स्थिति, एकात्मक सरकार बना देती है। यानी एकात्मकता, समझ रहे हैं? यानी सिंगल पार्टी जो है या सिंगल जो सरकार है, गवर्नमेंट है, वो पूरे देश को या देश के किसी एक हिस्से में नियम बना सकती है, सिर्फ उसी की पावर आ जाती है। तो एकात्मकता को बल देती है, एकात्मकता को सहारा देती है। कौन देता है? आपातकालीन शक्तियां। कौन देता है? आपातकालीन शक्तियां। तो सबसे पहले आर्टिकल 352 क्या बताता है? राष्ट्रीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल संविधान में पहले बताया गया था कि भाई किस किस तरीके से राष्ट्रीय आपातकाल लागू करा जा सकता है। पर मैं आपको बता दूं, हमारे संविधान में एक अमेंडमेंट हुआ 38वां संविधान संशोधन। 38वां संविधान संशोधन। 38वें संविधान संशोधन में एक बात कही गई।
और क्या बात कही गई कि अगर राष्ट्रपति को लगता है कि देश में युद्ध की स्थिति उत्पन्न होने वाली है या सशस्त्र विद्रोह हो सकता है, ठीक है, या तो युद्ध की स्थिति उत्पन्न होने वाले सशस्त्र विद्रोह हो सकता है या अशांति का माहौल हो सकता है, तो ये आशंका के आधार पर, आशंका यानी जब लगता है, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को ऐसा लग रहा है कि भाई ऐसा हो सकता है, तो आशंका के आधार पर भी आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। यानी पहले क्या था, अगर स्थिति पैदा हो ही गई और दिख रहा है सामने के भाई जो संविधान में लिखा गया था, यानी युद्ध, सशस्त्र विद्रोह या अशांति, ये सामने दिख रहा है कि ये हो चुका है, तो इस स्थिति को देखने के बाद ही नेशनल इमरजेंसी लगाई जाएगी। परंतु 38वां संविधान संशोधन जब हुआ, समझ रहे, 38वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1975 में 38वां संविधान संशोधन हुआ और उसमें ये बात ना मेंशन कर दी गई कि अगर राष्ट्रपति को लगता है, उसको आशंका लगती है, उसको संदेह होता है, डाउट होता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, ऐसी स्थिति बन गई है और हो सकती है ऐसी स्थिति उत्पन्न कि युद्ध हो सकता है, सशस्त्र विद्रोह हो सकता है, अशांति हो सकती है, तो ऐसी स्थिति से पहले निपटने के लिए, ताकि वो स्थिति उत्पन्न हो ही ना सके, निपटने के लिए राष्ट्रपति नेशनल इमरजेंसी घोषित कर सकता है। और ये सारी बातें संविधान में लिख दी गई, संशोधन कर दिया गया। और संशोधन कौन सा करा गया, 38वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975। कब, 1975। इसके बाद में 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ। कब हुआ भाई, 1978 में। और 1978 में इसमें एक शब्द जो बड़ा परेशान करता था, उस शब्द के स्थान पर कहें या फिर एक क्लियरली बात मेंशन कर दी गई कि कब राष्ट्रपति शासन राष्ट्रीय आपातकाल लागू करा जा सकता है। तो कब करा जाएगा, यानी युद्ध तो था ही, आंतरिक अशांति भी था। क्या था, आंतरिक अशांति। तो आंतरिक अशांति का क्या मतलब था भाई, यानी जब 1975 में हमारे देश में इमरजेंसी लागू की गई, तो उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी ने यही विचार दिए थे राष्ट्रपति को कि मुझे ये शक है कि देश के अंदर आंतरिक अशांति का माहौल बन रहा है और जिस तरीके से हमारा संवैधानिक तंत्र विफल हो सकता है, तो इस स्थिति से निपटने के लिए पहले ही उन्होंने जुलाई 1975 में इमरजेंसी को लागू कर दिया। अब जब इंदिरा गांधी की सरकार, जब 18 महीने का इमरजेंसी चला, राष्ट्रीय आपातकाल चला, उसके बाद इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई। तो गिरने के बाद में जनता पार्टी की सरकार आई। जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में उन्होंने एक संविधान संशोधन किया, 44वां संविधान संशोधन, जो कि 1978 में हुआ। और इन्होंने संशोधन में ये बात क्लियरली मेंशन कर दी कि जो आंतरिक अशांति है ना भाई, ये कुछ क्लियर नहीं होता, कि इससे पता नहीं चलता कि किस तरीके से नेशनल इमरजेंसी लगाई जाए या ना लगाई जाए। तो इसी चीज को देखते हुए 78 में संशोधन किया गया और एक शब्द जोड़ दिया गया, सशस्त्र विद्रोह। याद रखिएगा, क्या जोड़ा गया, सशस्त्र विद्रोह, बिल्कुल याद रखना है, सशस्त्र विद्रोह, इस शब्द को जोड़ा गया। तो क्वेश्चन पता क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है कि सशस्त्र विद्रोह शब्द किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया। तो सशस्त्र विद्रोह शब्द जो है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था और उसके द्वारा हमारे संविधान में इस शब्द को जोड़ा गया। अब बात करते हैं कि हमारे देश में अभी तक कितनी इमरजेंसी लागू हो चुकी है। ये तो क्वेश्चन बनता है ना हमारे लिए कि हमारे देश में अभी तक कितनी इमरजेंसी लागू हो चुकी है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे देश में अभी तक 3 बार इमरजेंसी लग चुकी है, 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है, 3 बार नेशनल इमरजेंसी को लगाया गया है। और वो 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगी कब है, तो मैं आपको बता दूं, पहली बार नेशनल इमरजेंसी लगी थी 1962 में, जब इंडो चाइना वार हुआ था। याद रखिएगा, इंडो चाइना वार हुआ था 1962 में। इंडिया और चाइना का युद्ध हुआ था 1962 में। उस समय पहली बार देश के अंदर नेशनल इमरजेंसी को लगाया गया। इसके बाद में 1965
1965 में इंडो पाक, इंडिया और पाकिस्तान युद्ध हुआ था, इंडो पाक वार हुआ था 1965 में। और तब सेकंड टाइम फिर देश के अंदर इमरजेंसी लगाई गई और फाइनली तीसरी इमरजेंसी जो लगी भारत के अंदर 1975 में लगाई गई इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा। और ये जो इमरजेंसी लगाई गई थी, ये लगाई थी आंतरिक अशांति के तौर पर। याद रखिएगा, ये इमरजेंसी लगी थी आंतरिक अशांति के तौर पर, यानी यहाँ पर किसी और देश के साथ में कोई हमारी लड़ाई झगड़ा, कोई युद्ध नहीं हुआ था, सिर्फ और सिर्फ आंतरिक अशांति की आशंका थी। और आशंका के आधार पर ही क्या लगाया गया था, इमरजेंसी यानी नेशनल इमरजेंसी को लगाया गया था। तो मैंने आपको बताया था ना 38वां संविधान संशोधन हुआ था जिसमें युद्ध, सशस्त्र विद्रोह और अशांति आशंका के आधार पर लगाया जा सकता है। तो इंदिरा गांधी सरकार ने आंतरिक अशांति की आशंका उनको महसूस हुई कि ऐसा हो सकता है कि देश में अशांति फैल जाए। इसी चीज को देखते हुए इंदिरा गांधी सरकार ने 1975 में नेशनल इमरजेंसी को लगा दिया। तो ये तो था नेशनल इमरजेंसी। अब मैं बात करूं आपसे कि नेशनल इमरजेंसी जो है, नेशनल इमरजेंसी जो है ये कहां इसको लगाया जा सकता है। तो बच्चों एक बात तो क्लियर है, नेशनल इमरजेंसी से आप लोग समझ रहे होंगे नेशनल का यानी देश यानी पूरे देश के अंदर, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेशनल इमरजेंसी जो लगाई जाती है, ये मान के चलिए कंट्री है, देश है, तो पूरे देश में नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है, बिल्कुल लगाई जा सकती है। परंतु देश के किसी एक हिस्से में भी नेशनल इमरजेंसी को लगाया जा सकता है। याद रखिएगा, देश के किसी एक हिस्से में भी नेशनल इमरजेंसी को लगाया जा सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल को लगाया जा सकता है। अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि पूरे देश के किसी एक हिस्से में सशस्त्र विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई है, वहां पर अशांति फैल रही है, तो वहां पर नेशनल इमरजेंसी को लगाया जा सकता है, जिससे स्थिति ऐसी ना उत्पन्न हो जाए जिससे पूरे देश की अस्मिता को खतरा पैदा हो जाए, उसकी एकता को, उसकी अखंडता को खतरा पैदा हो जाए। अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है, केंद्र सरकार को ऐसा लगता है, तो वहां पर नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। तो ये बात क्लियर हो गई आप लोगों की, नेशनल इमरजेंसी जो है अभी तक कितनी बार लगी है। तो क्वेश्चन इसको लेके आ जाता है कि नेशनल इमरजेंसी जो है अभी तक कितनी बार हमारे संविधान में लगाई जा चुकी है। तो इसके बाद बात करें नेशनल इमरजेंसी अगर लगाई गई है, नेशनल इमरजेंसी लगाई गई तो कैसे लग सकती है। तो आपको बता दें, नेशनल इमरजेंसी अगर संसद के 2 सदन होते हैं, याद रखिएगा संसद के 2 सदन होते हैं, एक तो लोकसभा, एक राज्यसभा। तो नेशनल इमरजेंसी लगाने का नियम क्या है, नेशनल इमरजेंसी लगा दी जाएगी और लगाने के 1 महीने के अंदर अंदर, लगाने के 1 माह के अंदर अंदर, यानी 1 मंथ के अंदर अंदर ये बात है कि ये जो प्रस्ताव है जो इमरजेंसी का है, इसको संसद में पास कराना जरूरी है और दोनों सदनों में पास कराना जरूरी है। दोनों सदन पास कर देंगे तो ये इमरजेंसी आगे समय के लिए बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, कितने आगे समय के लिए बढ़ाई जा सकती है। और मैं आपको बता दूं, ये जो 1 मंथ में जब पास हो जाएगा तो इमरजेंसी क्वेश्चन आता है कि कितने समय तक, मैक्सिमम कितने समय तक नेशनल इमरजेंसी देश के अंदर लगाई जा सकती है। तो नेशनल इमरजेंसी लगाने का देश में कोई निश्चित समय नहीं है, यानी हर 6 महीने के बाद में प्रस्ताव पास करवाती रहेगी सरकार और ये आने वाले अनंत समय तक, कुछ कंफर्म नहीं है कि कब तक, अनंत समय तक इमरजेंसी को लगाया जा सकता है। कोई फिक्स नहीं कि इमरजेंसी सिर्फ इतने ही समय तक रहेगी। क्या करना है, सिर्फ हर 6 महीने के बाद में प्रस्ताव को पास करवाते रहना है दोनों सदनों में और इमरजेंसी लागू रहेगी। अब क्वेश्चन आता है कि अगर लोकसभा भंग है और देश में स्थिति उत्पन्न हो गई है नेशनल इमरजेंसी की, तब इमरजेंसी लगाई जाएगी या नहीं लगाई जाएगी। तो बिल्कुल लगाई जा सकती है, यानी अगर लोकसभा भंग है फिर भी राज्यसभा अनुमोदन या प्रस्ताव पास कर देगी और राष्ट्रपति नेशनल इमरजेंसी को लागू कर देंगे। परंतु इसमें शर्त यह है, जैसे ही लोकसभा दोबारा से सीटिंग बैठती है, लोकसभा की दोबारा से लोकसभा अपनी बैठकें करती है, तो बैठक करने के तुरंत 30 दिन के अंदर अंदर, कितने दिन के, पुनः बैठक के 30 दिन के अंदर, पुनः बैठक के 30 दिन के अंदर अंदर दोबारा से सरकार को क्या करना होगा, लोकसभा में उस प्रस्ताव को, इमरजेंसी के प्रस्ताव को पास कराना होगा। अगर वो पास हो जाता है तो नेशनल इमरजेंसी बनी रहेगी। अगर नहीं पास होता है तो नेशनल इमरजेंसी जो लगाई गई है वो खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी।
समझ रहे हैं? तो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी इसमें। अब बात करें नेशनल इमरजेंसी में केंद्र और राज्यों के संबंधों पर कैसे प्रभाव पड़ता है। तो भाई सीधी सी बात है, नेशनल इमरजेंसी का मतलब केंद्र सरकार अब पावरफुल हो गई है और राज्य सरकार कमजोर हो जाती है, यानी केंद्र और राज्यों के जो रिलेशन है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है, चाहे वो प्रशासनिक हो, चाहे वो न्यायिक हो, चाहे वो वित्तीय हो, समझ रहे, चाहे फाइनेंशियल हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो, चाहे जुडिशरी के कुछ भी ऐसा रिलेशन हो, उस पर सीधा सीधा इफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। इसके बाद में बात करें आर्टिकल 356 की, आर्टिकल 356, तो आर्टिकल 356 है प्रेसिडेंट रूल से। आर्टिकल 356 रिलेट करता है प्रेसिडेंट रूल यानी राष्ट्रपति शासन से। तो राष्ट्रपति शासन सबसे पहला कहां लगाया जाता है? तो जैसे देश में, पूरे देश के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल को घोषणा करी जा सकती है, तो प्रेसिडेंट रूल जो है देश के किसी एक हिस्से में लगाया जाता है। याद रखिएगा, देश के किसी एक हिस्से में, यानी देश के अंदर राज्य है बहुत सारे, तो किसी राज्य में प्रेसिडेंट रूल यानी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, और उस राज्य के किसी एक हिस्से में भी, यानी कोई राज्य है और राज्य के किसी एक हिस्से में भी प्रेसिडेंट रूल यानी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। आपको मुजफ्फरनगर दंगा याद होगा सबको। मुजफ्फरनगर दंगे में, यानी पूरे यूपी में दंगा नहीं हुआ था, सिर्फ और सिर्फ मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था। मुजफ्फरनगर दंगे के समय राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, समझ रहे हैं? तो राष्ट्रपति शासन जो है देश के किसी एक हिस्से के किसी एक हिस्से में भी लगाया जा सकता है। तो मैं बात करूं राष्ट्रपति शासन अभी तक कितनी बार लगाया जा चुका है, तो राष्ट्रपति शासन अभी तक लगभग 125 बार से अधिक 125 बार से अधिक बार लगाया जा चुका है देश के अंदर। बच्चों याद रखिएगा, बिल्कुल 125 बार से अधिक बार लगाया जा चुका है राष्ट्रपति शासन। क्वेश्चन आता है कि सबसे अधिक बार, एक तो सबसे अधिक बार किस स्टेट के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा है, और सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन जो है कहां लगा था। तो बच्चों आपको याद रखने के लिए बता दूं, सबसे अधिक बार जो है वो यूपी में लगाया जा चुका है। सबसे अधिक बार जो राष्ट्रपति शासन है वो उत्तर प्रदेश के अंदर लगाया जा चुका है। तो क्वेश्चन उठता है कि सबसे पहली बार कब लगा था, तो सबसे पहली बार लगा था पंजाब के अंदर। याद रखिएगा, सबसे पहली बार पंजाब के अंदर राष्ट्रपति शासन को लगाया गया था। अब बात उठती है कि जो राष्ट्रपति शासन है ये मैक्सिमम कितने समय के लिए लगाया जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, राष्ट्रपति शासन जो है मैक्सिमम 3 साल यानी 3 इयर्स के लिए लगाया जा सकता है, परंतु इसको 6 महीने बाद, हर 6 महीने बाद बहुमत के द्वारा पास कराना होगा संसद में, और जब ये पास होता रहेगा तो ये इसको एक्सटेंड करते 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 3 साल तक लगाया जा सकता है। तो इसको 3 साल तक लगा दिया जाएगा राष्ट्रपति शासन को, देश के कोई राज्य है और राज्य के किसी एक हिस्से के अंदर। अब बात करें कि राष्ट्रपति शासन किन किन परिस्थितियों में देश के अंदर लगाया जा सकता है। यह क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि देश में किन किन परिस्थिति ऐसी, कौन सी परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो जाए तो देश के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो सबसे पहली स्थिति तो यही है, सबसे पहली कि जो सरकार वहां बनी, राज्य के अंदर सरकार, चुनाव हुआ और चुनाव में किसी भी सरकार को, किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत ना मिल पाने पर, याद रखिएगा, एक तो पहला पॉइंट क्या होगा, किसी भी सरकार, किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत ना मिल पाए, इस स्थिति में राज्यपाल सिफारिश कर सकते हैं राष्ट्रपति को, केंद्र सरकार को, कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। दूसरा क्या हो सकता है, केंद्र सरकार, केंद्र के निर्णय राज्य सरकार न माने, यानी केंद्र सरकार के द्वारा कुछ निर्णय दिए गए, कुछ आदेश दिए गए, परंतु राज्य सरकार उसको मानने से मना कर दे, तो इससे हमारी देश की जो संप्रभुता है, जो एकता है या अखंडता है, उसको कहीं ना कहीं हानि पहुंचती है। और इस चीज को देखते हुए देश के उस हिस्से में यानी उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इसके बाद अगला पॉइंट क्या हो सकता है, जो तीसरा पॉइंट है, यानी उस राज्य की जो सरकार है यानी मंत्री परिषद है उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए जाएं, या किसी भी कारण से वो एकदम से त्याग पत्र दे दे,
सरकार गिर जाए तो अब वहां पर संवैधानिक तंत्र को संभालने के लिए कोई इकाई नहीं बची है। तो इस तरह से केंद्र वहां की बागडोर अपने हाथ में ले लेता है। और बागडोर कैसे लेगा, ऐसे नहीं डायरेक्ट ले लेगा, यानी वहां पर राज्यपाल सिफारिश करेंगे कि सर ऐसे ऐसे कहां पर स्थिति उत्पन्न हो चुकी है, तब केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन को लागू कर देंगे। ठीक है। अब राष्ट्रपति शासन सब जानते हैं 356 से रिलेट करता है, परंतु एक आर्टिकल और है जिसमें राष्ट्रपति शासन से संबंधित बातें बताई गई हैं, और वो आर्टिकल है आपका बच्चों 300, आर्टिकल कौन सा है वो 365। इसको लेके क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर कि राष्ट्रपति शासन से संबंधित आर्टिकल बताइए। उसमें 356 दिया नहीं होगा, 352 दिया होगा, 360 दिया होगा, 365 दिया होगा और 357, 58 कुछ भी दे दिया होगा। तब आपको उसमें समझना होता है या सही निशान लगाना होता है कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। अब आपने 365 पढ़ा नहीं, आप उसको छोड़ के आ जाओगे, समझ रहे हैं, छोड़ के आ जाओगे और बोलोगे ये तो क्वेश्चन गलत है, परंतु क्वेश्चन गलत नहीं है, क्वेश्चन सही है। आर्टिकल 365 जो है राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, समझ रहे हैं। अब इसके बाद में अंतिम जो आपकी आपातकालीन शक्ति है वो है आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी की। फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपातकाल। ठीक है, तो आपके दो आपातकाल हो गए हैं, 352 हो गया है, 356 हो गया है और 360 देखते हैं और फिर वीडियो को समाप्त करते हैं। तो आर्टिकल 360 जो है यह आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी से संबंधित है। फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपातकाल, याद रखिएगा ये क्या है, वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल यानी अगर देश के अंदर क्या हो जाए, या तो मंदी आ जाए या महंगाई इतनी हो जाए कि अपनी चरम सीमा पार कर जाए, या मंदी इतनी हो जाए कि देश में रोजगार ही ना रहे, वस्तुएं इतनी महंगी हो जाए कि आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाए, लोग भूखे मरने लगे, सरकार भ्रष्ट हो जाए। ऐसी स्थिति में सरकार क्या काम कर सकती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी देश के अंदर लगा सकती है। समझ रहे हैं, क्या लगा सकती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकती है। अब क्वेश्चन एक है दोस्तों, क्या देश में अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी है? तो नहीं लगी, सीधा से बात है, नहीं लगी। देश के अंदर अभी तक के इतिहास में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई गई है। फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है पूरे देश में लगाई जाती है, ना कि देश के किसी एक हिस्से में। याद रखिएगा, अगर कोई कंट्री है तो कंट्री के पूरी कंट्री में इमरजेंसी लगाई जाएगी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। जिस तरीके से राष्ट्रपति शासन यानी प्रेसिडेंट रूल और नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है, उस तरीके से फाइनेंशियल इमरजेंसी भी लगाई जाती है। परंतु जिस तरह से प्रेसिडेंट रूल जो है देश के किसी एक हिस्से में और नेशनल इमरजेंसी पूरे देश में या देश के किसी एक हिस्से में लगाई जा सकती है, इसके विपरीत फाइनेंशियल इमरजेंसी पूरे देश में ही लगाई जाएगी, देश के किसी एक हिस्से में नहीं लगाई जाएगी, यह याद रखेगा। फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाएगी 360 के द्वारा ही लगाई जाएगी। क्वेश्चन ये बनेगा अब नेक्स्ट कि फाइनेंशियल इमरजेंसी मैक्सिमम कितने समय के लिए। देखिए, जैसे नेशनल इमरजेंसी था इंफिनिटी तक, यानी कभी कितने समय तक लगा सकते हैं। राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट रूल मैक्सिमम 3 इयर्स के लिए यानी 3 साल के लिए लगा सकते हैं। तो जो आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी है ये कितने समय के लिए लगा सकते हैं? मेरा आंसर ये है, अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई किसी भी स्थिति में भारत के अंदर, तो ये अनिश्चित समय तक, याद रखिएगा, इसकी कोई समय सीमा नहीं है, इसकी कोई समय सीमा नहीं है कि कब तक ये इमरजेंसी लगी रहेगी। अनिश्चित काल तक, अनिश्चित समय तक ये इमरजेंसी लगी रह सकती है। परंतु अनिश्चित समय तक लगी रहने का सिर्फ एक कारण है, और कारण ये है कि जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाएगी तो 2 महीने के अंदर अंदर, यानी जैसे इमरजेंसी लगाई गई है तो लगाने के 2 माह के अंदर अंदर संसद में क्या कराना होगा, फाइनेंशियल इमरजेंसी का जो प्रस्ताव है उसको पास कराना जरूरी है, वो भी बहुमत के आधार पर। अगर बहुमत के आधार पर फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रस्ताव पास हो जाता है तो एक बार अगर पास हो गया ना तो दोबारा पास कराने की जरूरत नहीं है। वो अनंत समय तक, जब तक देश में स्थिति नहीं सुधर जाती है, फाइनेंस की स्थिति नहीं सुधर जाती है, तब तक फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी रहेगी।
परंतु इसके विपरीत अगर राष्ट्रपति शासन ने राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी को देखें तो यहाँ पर बार बार संशोधन कराना जरूरी है, बार बार प्रस्ताव को पास कराना जरूरी है। नहीं कराएंगे तो राष्ट्रपति शासन या फिर नेशनल इमरजेंसी है वो बंद हो जाएगा, रुक जाएगा, खत्म हो जाएगी। तो ये तो था आपकी नेशनल इमरजेंसी यानी नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल आपके, जो हमारे संविधान के भाग 18 आर्टिकल 352, 356, 360 और 365 से संबंधित है। तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहें और कोशिश करें कि मेरी वीडियो पे ज्यादा कम से कम नहीं तो 50 व्यू तो भाई आ ही जाएं एक दो दिन के अंदर अंदर। अब इतनी भी खराब वीडियो तो शायद मैं नहीं बना रहा हूँ, पर आप लोगों का अगर मुझे प्यार मिलेगा ना तो बच्चों मैं कसम खाता हूं, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, मैं आपको आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए ढूंढ के लाऊंगा। धन्यवाद।